तो हेलो दोस्तों, हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में जिसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है, पहले नंबर ये जानिए। इसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण मतलब जैसे कि नाम से ही आप देख रहे हैं कि गोला, मतलब कोई कांच का खोखला गोला होगा, उसको हम काट करके एक भाग को कलई कर देंगे या पॉलिश कर देंगे, तो जो हमें प्राप्त होता है इसी को कहते हैं क्या? गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हमारा जो होता है टू टाइप का होता है। कितने टाइप का? टू टाइप का। पहले नंबर में आ जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा नंबर में आ जाता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं कनिकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते क्या है, आखिर में हम जान लेते हैं सब क्या। देखिए, पहले नंबर में आप जान लेते हैं कि दर्पण क्या है, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं दर्पण क्या होता है। देखिए, ये मान लिया दर्पण। दर्पण मतलब होता है कि एक भाग कलई किया होगा, दूसरा भाग परावर्तक रहेगा। इसको हम कहते हैं परावर्तक, जहां से प्रकाश किरणें वापस लौटती है, जाती हैं, गुजरती हैं, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक। एक क्या होता है जो कलई नहीं किया उसको क्या कहते हैं? परावर्तक होता है। जहां से प्रकाश किरण डालते हैं, मान लिया यहाँ से प्रकाश किरण डाल रहे हैं, इधर घूम गया, जब प्रकाश किरण डाल रहे हैं इसी से सीधे चला गया, जब प्रकाश किरण डाले फिर यहाँ से वापस लौट आया। ये होता है हमारा क्या बबुआ? तो ये है हमारा परावर्तक। क्या होता है? परावर्तक। तो अब जानते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है क्या आखिर में। तो अवतल दर्पण जो होता है हमारा, देखिए साइड का भाषा में देखा जाए तो अव माने दबा हुआ होता है, तल मतलब तल, जिसका दबा हुआ तल का रहे परावर्तक रहे, दबा हुआ तल परावर्तक रहे। अभी इमेज के थ्रू हम बताते हैं क्या होता है। दबा हुआ तल अवतल दर्पण में क्या होता है? दबा हुआ तल परावर्तक होता है और उभरा हुआ तल कलई किया हुआ होता है। कलई यानी अवतल, अव माने दबा हो, बस एक ही चीज जान से मतलब दबा हो, जिसका दबा होता है परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। बस उत्तल दर्पण मतलब होता है उभरा हुआ तल परावर्तक हो। उत्तल, उ माने उभरा, उभरा हुआ तल क्या रहे? परावर्तक रहे। उभरा हुआ क्या रहे भाई? परावर्तक हो। क्या रहे? परावर्तक। ये होता है हमारा उत्तल दर्पण। अब इमेज के थ्रू समझते हैं ये दोनों क्या हैं। अवतल, देखिए उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण तो समझ गए। अब गोलीय दर्पण का भाग ही है अवतल और उत्तल। देखिए ए होता है वो तल कलई, कलई कर दिए या पॉलिश कर दें या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें, पेंट लगा दें, कुछ भी। अब यहाँ पर हम एक ये रह गया, ये ध्रुव होता है, इसी में हम आप सबको कुछ सब कुछ बता दे रहे हैं। ए होता है हमारा अवतल दर्पण और ए होता है हमारा उत्तल दर्पण, जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक रहे और दबा हुआ तल कलई रहे। दबा हुआ तल क्या क्या रहे? कलई। पी है ध्रुव ही हमारा है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण समझ में आ गया ना कि दबा अवतल परावर्तक रहे। जैसे चम्मच हो गया, चम्मच, एक चम्मच ऐसे रहता है जिसका दबा अवतल है, परावर्तक रहता है। तो ये हो गया हमारा का अवतल दर्पण। उभरा है तो इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। समझे कि नहीं? उत्तल दर्पण भी में जैसा बड़ा दिखता है, अवतल दर्पण से टेढ़ मेढ़ दिखता है। तो दबा होतल परावर्तक, उभरा होतल कलई रहे। अवतल दर्पण उभरा होतल परावर्तक, दबा होतल कलई। समझ गए ना अवतल दर्पण क्या है? और जान लेते हैं अवतल दर्पण को हम अब अभिसारी भी कहते हैं। क्या? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अपसारी। इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। अपसारी, अभिसारी। अभिसारी मतलब होता है कि प्रकाश किरणों को एक जगह मिलाए। प्रकाश किरणों को जब एक जगह मिलाता है तो उसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। और जब प्रकाश किरणों को फैला दे उसे कहते हैं अपसारी दर्पण। अब देखिए अभिसारी मतलब जैसे जान लीजिए कि कोई बिजली आप ऐसे देखे होंगे, मतलब कुछ बिजली मतलब बना भी है, बहुत से ऐसे बिजलियां हैं कि क्या करती हैं, सारी मतलब ऐसे लाइट मारते तो एक ही जगह जाके मिलती है, तो एक छोटा सा गोला बना लेती है। ऐसा छोटा सा गोला बना होता है कि बिजली मारे यहाँ से, भाई देखिए तो यहाँ से बिजली मारे हैं, जाके एक छोटा सा गोला से बना लेती है। तो वो कौन सा किरण जो बनती है अभिसारी होती है। लेकिन उसमें जो मतलब जो कुछ लगा हुआ है ना, कौन सा दर्पण लगा हुआ? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश किरणों को एक जगह मिला देगा, तब जाके गोलाकार बन के छोटे मोटे अंडाकार में, तो छोटे मोटे गोलाकार एक जगह जाके इकट्ठा हो जा रही, जगह जगह मिल जा रही। क्यों? क्योंकि उस शीशे में मतलब जो बिजली, जैसे ऐसे बिजली रहता है, उस बिजली में थोड़ा कांच टाइप लगा रहता है कि नहीं, वही कांच क्या करता है? प्रकाश किरणों की इधर उधर करेगा, छेड़छाड़ वही करेगा। कौन? जो कांच लगा रहा था, जो शीशा लगा रहा था।
अब कौन सा शीशा लगा रहेगा, ये अवतल शीशा मतलब अवतल दर्पण लगा रहेगा कि उत्तल दर्पण रहेगा। अगर अवतल लगा रहेगा तो क्या करेगा, एक जगह मिला देगा कीड़ों को ऐसे। अगर उत्तल लगा रहेगा तो एक दूसरे को ऐसे फैला देगा। मतलब देखे होंगे कि स्ट्रीट लैंप जो गलियों में लगा होता है, बड़ा बड़ा लैंप, बड़ा बड़ा बिजली लगा रहता है, एकदम फैलाया रहता है प्रकाश को। तो उस बिजली में जो कौन सा दर्पण लगा रहेगा, बिजली तो होगी लेकिन उसमें शीशा लगा रहेगा, तो उसमें कौन सा शीशा लगा रहेगा, तो कौन सा शीशा लगा रही हो, तो कौन सा शीशा लगा रही, उत्तल दर्पण लगा रही भाई। जब उत्तल दर्पण लगा रही तब जाके क्या करी भाई, अब सारी मतलब प्रकाश कीड़ों को फैला देगा। जब प्रकाश कीड़ों को फैलाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। क्या कहेंगे भाई, अपसारी दर्पण कहेंगे। अपसारी दर्पण समझ में आ रहा होगा। तो अपसारी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हो गया, खत्म। अब हम पढ़ते हैं कुछ रूल रेगुलेशन के बारे में, कि इसी में हम बता दे रहे हैं कि वक्रता केंद्र का आता है, वक्रता त्रिज्या का आता है, फोकस का आता है, सब बता दें। देखिए इसमें जो लगा रहता है ये होता है ध्रुव। थोड़ा आपसे मिटा के बनाते हैं। देखिए अब जानते हैं एक गोला है, इस गोले में कुछ केंद्र होगा। अब गोला का केंद्र होगा, यहाँ पर हम कुछ भाग ऐसे काट दे रहे हैं भाई। देखिए बना कि नहीं, कुछ इसी टाइप बना, लेकिन इसको हम थोड़ा दूर कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं। हाँ थोड़ा अजीब टाइप बनना है भाई। एक कलई कर दिए। इसमें जो ए केंद्र से लेके ए ध्रुव होता है इसको कहते हैं ध्रुव, पी से दिखाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोल। ये होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। क्योंकि ये गोला का केंद्र था, पहले ये गोला था और गोले को आधा काट दिए, निकाल दिए, बना वक्रता केंद्र रहेगा गोला केंद्र। इसमें गोले का त्रिज्या भी होता है, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यहाँ तक याद होगी, वक्रता त्रिज्या। अब यहीं पे कुछ फोकस होगी, यहाँ फोकस से लेके यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। हो गया बस इतना, इसमें वक्रता त्रिज्या। अब कुछ डाटा यहाँ पर इनफाइनाइट भी होता है, यानी अनंत होता है, कुछ ऐसे अनंत भी होता है, समझिए नहीं। इसको M1 और मान लीजिए M2 है, इसको M1 और M2 का हम क्या कहेंगे, M1 और M2 दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को कहेंगे हम द्वारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक भी कहते हैं, या परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ भी कहेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक समझ गए ना। अब देख लीजिए वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये सब समझ गए। लेकिन यहीं पर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि फोकस दूरी क्या है। देखिए फोकस दूरी ध्रुव से लेके, अगर हमें किसी की दूरी निकालनी है तो हम ध्रुव से ही शुरू करेंगे। जैसे मान लिया वक्रता त्रिज्या की दूरी निकालनी है तो केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। अगर फोकस दूरी निकालनी है तो फोकस और केंद्र की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस दूरी हो जाएगी मान लीजिए से फोकस दूरी होगी। देखिए फोकस दूरी, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है कि r बराबर होता है 2f, f बराबर हो जाता है हमारे यहाँ r/2। एक कुछ होता है हमारा जब बराबर r/2, ए होता है हमारा नियम नहीं, मतलब ये कुछ फार्मूला है, इसके बेसिक सवालों में आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा बात यहीं बता दिया, आगे भी पढ़ेंगे। तो हो गया वक्रता त्रिज्या जब बराबर r/2 फार्मूला। ये हो गया उत्तल दर्पण। और अब जान लेते हैं इमेज क्या होता है। इमेज इतना समझ गए होंगे कि ध्रुव ये हो गए, तो सब जानते होंगे, नॉर्मल था इसलिए नहीं बताया हूँ ज्यादा। अब जानते हैं इमेज के बारे में। देखिए जैसे मान लीजिए इमेज, मान लीजिए प्रतिबिंब है, इमेज देखे होंगे कि इमेज कैसे बनता है। इमेज जब रात में बनेगा, रात में आप फोटो बना लेंगे, कहीं खींच लेंगे नहीं, इसके लिए क्या चाहिए, प्रकाश ही। प्रकाश ही क्या करेगा, हमारा फोटो बनाएगा। जब प्रकाश के सामने ऐसे खड़े रहेंगे तो हमारा फोटो बनेगा। देखिए कुछ बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर एक ब्लैक ब्लैक ब्लैक, एक क्या है हमारा फोटो बना, यानी इमेज है हमारे, क्या है इमेज है। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो कैसे बनना है, कैसे बनना है, जब एक प्रकाश हमारे पूरे बॉडी पे पड़ रहा है तब जाके वहां पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रकाश जरूरी है प्रतिबिंब बनने के लिए। तो प्रतिबिंब क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ कलई कर दिए,
प्रतिबिंब क्या करता है, जैसे कि यहाँ से प्रकाश गया तो इधर आ गया, मान लीजिए यहाँ से गया फिर इधर ही वापस लौट आया, मतलब इधर ही यहाँ से गया फिर इधर ही वापस लौट गया। यहाँ पर देखिए जब दो प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं तो इमेज का निर्माण करते हैं। क्या बनाती है, इमेज बनाती है। एक कुछ एक परिभाषा है कि इमेज कैसे बनता है, जब दो किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो, मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत, मतलब आभास हो, यहाँ भैया मिलते हो लेकिन मिले नहीं, आभास हो कि लेकिन मिलत है, और वास्तव में कभी कभी मिल जाली, तो जब कभी कभी मिल जाइए आप मिली नहीं तब भी क्या कह रही है, प्रतिबिंब कहलाएंगे भैया। क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब यानी इमेज, इमेज समझ में आ रहे हैं। अब जानते हैं इमेज, अगर इमेज वैसे देखना है तो शीशा है, शीशा से देख लीजिए, इमेज देख गया आपका, कैमरा खींचते हैं वो भी क्या अपना इमेज ही है। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। क्या हो गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें वास्तव में, देखो यहाँ पर मिल नहीं सही में, जब प्रकाश किरणें सही में मिले, यहाँ पर देखो मिले, जब प्रकाश किरणें सही में मिले, ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ये कहाँ, ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। लेकिन जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो, ऐसे जा रही है, मान लें ऐसे कहीं मिल जाए, यहीं कहीं मिले, तो देखिए डॉट डॉट जो मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही, डॉट डॉट जो है मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो ये हमारा कौन सा प्रतिबिंब रहेगा, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो हो गया आभासी प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब बनने से पहले हम कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, उन नियम को देख लेते हैं। पहले नंबर, मुख्य अक्ष जो होता है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी से लेके वक्रता केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी मुख्य अक्ष होती है। यहाँ ये पूरा मुख्य अक्ष ही है, समझे ना। प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम, देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए हम प्रकाश किरणों को हमेशा लेफ्ट साइड पे डालेंगे, लेफ्ट साइड। जैसे मान लीजिए दर्पण है हमारा, सिर्फ अवतल दर्पण के लिए बता दे रहे हैं, आवाज से उत्तल दर्पण के लिए समझ जाइएगा। यार इमेज नहीं बनाना आता है, बड़ा 0 नंबर आया नहीं मेरा। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, फोकस है। फोकस देखिए, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नंबर क्या कहता है, देखिए से हम किरणों के थ्रू समझा देंगे, अब इमेज के थ्रू आप समझ जाइएगा। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। देखिए जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वह मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ जा रहे हैं, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं तो हम मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी, समझ रहे हैं कि नहीं। जब प्रकाश किरणें, एक फार्मूला ये याद रखिएगा, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं तो वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये पहला नियम है। एक क्या है, पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, CAF है, दर्पण। जब वक्रता केंद्र होगी यहाँ, अब यहाँ पर कुछ हमारा जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश किरण मुख्य, मान लीजिए जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ से यहाँ समांतर हो गई। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। क्या हो गई, समांतर हो गई, मुख्य फोकस के समांतर हो गई। दूसरा नियम हो गया, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस है या मुख्य फोकस है वक्रता केंद्र C, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, भाई कहाँ तू जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा नंबर में क्या कहता है, ऐसा फार्मूला है, कल देखेंगे प्रतिबिंब का बनना है। P जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी आ रही है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तीसरा नंबर है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, परावर्तक पृष्ठ पे पहुंची तो वो उसी मार्ग में वापस लौट गई। जहां पर क्या हुआ, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तक पृष्ठ पे पहुंचा तो टकराकर मुख्य फोकस होकर चली गई।
जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर यही परावर्तक पृष्ठ पे पहुंचे तब मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। समझ में आएंगे नहीं? ये 3 नियम है, याद रखिएगा। हम प्रकाश किरणों को चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जब भी डालेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड से प्रकाश किरणों को, देखो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से प्रकाश किरणों को डालना है। और देख लें चिन्ह प्रपाटी देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रपाटी, ताकि कल हमें कुछ भी ऐसा पढ़ने की जरूरत ना रहे चिन्ह प्रपाटी के बारे में। ज़्यादातर हम इमेज के बारे में बनाने जा रहेंगे और कुछ सवालों वालों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा दर्पण होता है कुछ इस प्रकार, ऐसे होता है। यहाँ पर देखिए अगर वस्तु यहाँ पर रखा है, अगर वस्तु यहाँ पर रखा है ऐसे लंबाई में, तो ये यहाँ पर वस्तु है या इमेज बने तो यहाँ पर जो मान रहेगा हमारा उसका धनात्मक मतलब ऋणात्मक रहेगा। और यहाँ पर जो रहेगा हमारा, अगर वस्तु की प्रतिबिंब रहे, ऊंचाई रहे या कोई भी रहे तो वो बनेगा हमारा धनात्मक। अगर वस्तु की प्रतिबिंब यहाँ नीचे बन रही है तो ये रहेगा ऋणात्मक, अगर यहाँ नीचे बने तो ये रहेगा, ये यहाँ भी रहेगा धनात्मक ऋणात्मक, प्लस माइनस ऋणात्मक, क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। नीचे वाला ऋणात्मक ही होता है, समझिए कि नहीं? ऊपर बन रहा है तो धनात्मक, नीचे बना तो ऋणात्मक, क्या बनेगा? ऋणात्मक। समझ गए कि नहीं? ये चिन्ह प्रपाटी है। अगर प्रतिबिंब ऊपर रखा है, यानी जो प्रतिबिंब वस्तु ऊपर रखा है, दाएं है मतलब लेफ्ट राइट, इधर चिन्ह, अगर इधर भी कोई प्रतिबिंब रहे या किसी वस्तु की दूरी हो या तो किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। अगर यहाँ पर कोई प्रतिबिंब की लंबाई हो, वस्तु की दूरी हो या वस्तु कहीं भी कुछ भी हो, तो यहाँ पर अगर कोई प्रतिबिंब बना तो धनात्मक रहेगा, अगर नीचे बना तो ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। ये चिन्ह प्रपाटी है, साइन कन्वेंशन। तो उत्तल दर्पण का यूज जो होता है, उत्तल दर्पण का यूज हम वैसे आप लोगों को बता देना। तो उत्तल दर्पण का यूज अवतल दर्पण आप लोग देखे होंगे कि जो सैलून हो गया, बाल काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, उसमें देखे होंगे कि बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं। तो वो किसके होते हैं? अवतल दर्पण के होते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, हमारा दाढ़ी जो होता है थोड़ा मतलब हमारा चेहरा थोड़ा बड़ा टाइप दिखता है और हमें दाढ़ी वाड़ी काटने में बनाने में भाई अच्छे से मतलब अच्छे से बना पाए, ना कि यहाँ काटना रहे तो यहाँ काट दे, ऐसा नहीं है। तो अवतल दर्पण क्या करता है, चीज़ों को बड़ा मतलब क्या कहते हैं, बड़ा दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा बना देता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। देखे होंगे कभी गाड़ी मोटरों में, तो गाड़ी मोटर में या थरिये मतलब एथरियन है, इसमें जब देखेंगे हम अपने चेहरे कैसे, तो इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, कभी देखेंगे चेहरा से बड़ा दिखाई देता है। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, चीज जैसे कार हो गया, मोटर हो गया, ट्रक हो गया, बगल में जो साइड में जो शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है शीशा, उसमें कौन सा दर्पण लगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करेगा, चीजों को मतलब छोटा बनाएगा, यानी सीधा दिखाता है। प्रतिबिंब को कैसा दिखाएगा? सीधा दिखाएगा। प्रतिबिंब को सीधा बनाएगा और ज्यादा एरिया दिखाएगा भाई, मतलब ज्यादा एरिया को कवर कर लेगा। दर्पण क्या करेगा? ज्यादा एरिया को कवर कर लेगा और हमें पीछे ज्यादा एरिया दिखाई देगी और हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगी। इसलिए हम उत्तल दर्पण का यूज कार, वाहनों, ट्रकों में यूज करते हैं। और उत्तल दर्पण का यूज डॉक्टर भी करते हैं। उत्तल दर्पण का यूज डॉक्टर भी करते हैं। किसके लिए? मतलब किसी चीज को हमें देखना ओखना रहे, इससे कुछ रहता नहीं, उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश को परावर्तित करके मतलब जो अंदर में कुछ परेशानी होगी उसको देख लेगा आसानी से, प्रकाश को परावर्तित करके, और उसमें क्या बनाएगा? प्रतिबिंब को बड़ा बना देगा, तो हमें आसानी से दिख जाती है। उत्तल दर्पण क्या करेगा? प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है ना, प्रतिबिंब को बड़ा बनाएगा तो हमें आसानी से दिख जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। कल हम प्रतिबिंब का बनना देखेंगे और रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और सवालों को हल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लीजिएगा।